हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, हेडिंग आपको नजर आ गई होगी, आईआईटी जैम 2025 इकोनॉमिक्स एंट्रेंस पेपर। 25 का पेपर ना 21, 22, 23, 24 के मुकाबले देखूं तो मेरा पोर्शन जो है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स डुएबल आया था। डुएबल मींस कह सकते हो आप लोग कि अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की हो तो 90% ऑफ माई क्वेश्चन या माई पोर्शन आप लोगों ने सही कर, मेरा पोर्शन मतलब मैथ, स्टैट्स और ट्रिक्स आपने ठीक ठाक कर लिया। ओके, तो आज मैं अपने ही पोर्शन का डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखते हैं कितनी लंबी क्लास चलती है, बिकॉज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक। बट हाँ, अगर किसी ने एंट्रेंस की तैयारी अभी तक नहीं करी है और वो बहुत ऊपर से पढ़ के जा रहा है, जा रही है, तो मैथ, स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स को हल्के में मत लो। 25 से पहले के पेपर देख लो, पता लग जाएगा क्या लेवल है। तो 26 में माइट भी और आगे भी लेवल बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तुम बड़े लेवल के हिसाब से पढ़ाई करके जाओगे तो ज्यादा आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द पेपर, कैन सी। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन ए, जो कि एक एक नंबर के होते हैं। पहला क्वेश्चन है फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको पता होना चाहिए। उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, लाइक दिस, ठीक है। जहां पे यहाँ पे मॉड लाई करता है, फिर यहाँ पे मीडियन लाई करता है, फिर यहाँ पे मीन लाई करता है, ठीक है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन जो है बड़ा होता है मीडियन से, और मीडियन जो है बड़ा होता है मॉड से। ऐसे नेगेटिवली स्क्यूड मान लो अगले पेपर में आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, फिर पहले मॉड, फिर मीडियन, फिर मीन। देखो एक्स एक्सिस पे आगे जा रहे हो ना आप लोग यार, तो जितना आप आगे को बढ़ते जाओगे आपकी वैल्यूज बढ़ती जाएगी। फाइन। एंड देन नो स्क्यूनेस का मतलब आपको पता है सिमेट्रिकल होता है, जहां पे मीन, मीडियन, मॉड तीनों के तीनों बराबर होते हैं। तो पहला आसान था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए जी, मूव करते हैं। इसके बाद अब हम लोग, ये थोड़ा सरप्राइजिंग का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। तो हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम, ओजाइव कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो अगर आप ये हिस्टोग्राम, ओजाइव और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखें तो स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन में जो आप ऑर्गेनाइजिंग और समराइजिंग बेसिकली करते हो डेटा को, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑल आई कैन से, नॉट दी समराइजिंग। समराइजिंग तो मीन, मॉड, मीडियन ये सब आ जाता है। प्रेजेंटेशन करते हो तो हिस्टोग्राम से कर सकते हो, ओजाइव से कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से कर सकते हो। पिक्टोग्राम कोई टर्म नहीं होती। पिक्टोग्राम मतलब वो जो पिक्चर से जैसे हम लोग डिनोट करते हैं ना, उसे हम पिक्टोग्राम कहते हैं। जैसे वो आप सड़क पे चलते होंगे तो राइट डायरेक्शन के लिए क्या साइन है, लेफ्ट डायरेक्शन के लिए क्या साइन है, फाइन, साइन जिस तरीके से लगे होते हैं। ओके, आप लोग जब मॉल वगैरह में जाते हो तो वॉशरूम के लिए अलग साइन बना होता है, आने जाने के लिए अलग साइन बना होता है, फाइन, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये पिक्टोग्राम टर्म यूज करते हैं, बट ये कोई स्टैटिस्टिकल टर्म नहीं है गाइस, आई वुड से। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ माइक्रो मैक्रो, सिक्स्थ माइक्रो मैक्रो। माइक्रो मैक्रो भी डुएबल आई थी, मेरे को पीएमजी सर ने बताया था कि बहुत इजी थी। अगर बच्चों ने थ्योरी भी ठीक ठाक पढ़ी हो तो भी बात बन सकती है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बेटा क्या कह रहा है, अब ये 2 नंबर के आ गए, 2 मार्कर। कह रहा है इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग द एरिया ऑफ नॉन रिजेक्शन इज डिफाइंड। एरिया ऑफ नॉन रिजेक्शन मींस, जैसे अगर मैं राइट टेल, लेफ्ट टेल सब तरीके से अगर आपको बताऊं, तो अगर मान लो 2 टेल टेस्ट है तो 2 टेल में ये जो एरिया हो गया रिजेक्शन का एरिया हो गया, और ये वाला जो एरिया हो गया ग्रीन वाला, ये नॉन रिजेक्शन का हो गया, है ना। राइट टेल में बात करें, मान लो राइट टेल टेस्ट करते हो तो ये एरिया रिजेक्शन का हो गया और ये वाला एरिया नॉन रिजेक्शन का हो गया, एनआर लिख रहा हूं। और अगर आप मान लो लेफ्ट टेल में बात करते हो तो ये वाला जो एरिया है आप लोगों के पास, ये नॉन रिजेक्शन का हो गया, ठीक है। तो नॉन रिजेक्शन का एरिया क्या होता है, पहला बोल रहा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू मींस अल्फा की बात हम लोग करते हैं। तो अगर मैं यहां से बात करूं अल्फा में, जरा सपोज करो इस वाले बात करूं, तो ये वो हो गया रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। तो अगर 1 में से ये येलो पोर्शन माइनस करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा ना नॉन रिजेक्शन का। तो पहला ही ऑप्शन ठीक नजर आ रहा है, फाइन। इधर से भी आ जाओ, अगर अल्फा यहां पर ये है तो 1 में से अगर इतना पोर्शन माइनस करेंगे तो नॉन रिजेक्शन का मिल जाएगा। ओके, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, फाइन। चलिए आगे 12th क्वेश्चन थोड़ा सा नया आ गया। ये जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो ये टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ते बेसिकली, एटलीस्ट फर्स्ट 4 सेमेस्टर तक, तो आराम से सुन ले इसको क्या कह रहा है ये।
इस क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों को, इफ बीटा हैट इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ बीटा एंड एप्सिलॉन टेल डेल्टा, ये स्मॉल ई एंड डेल्टा आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटे नंबर हैं, ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर। मैं आपको प्लीज थोड़ा सा कंसिस्टेंसी याद दिलाता हूं, देखेंगे ऐसा होता है, इफ थीटा हैट इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, अगर थीटा हैट थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, ओके, थीटा हैट थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, देन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। एक तरीका यह होता है कि बहुत बड़े एन पे जो वेरिएंस ऑफ थीटा हैट है वो जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी और होती है, दैट प्रोबेबिलिटी लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे, ठीक है, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है थीटा हैट और थीटा हैट का वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उस वो 1 होती है। मैं आपको ये समझा देता हूं, बड़ा आराम से समझ लो। कुछ बुक थीटा हैट माइनस थीटा लिखती है, कुछ थीटा माइनस थीटा हैट लिखती है, तो वो मॉड में तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात बताओ, जब n बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तभी हम कंसिस्टेंसी की तरफ मूव करते हैं। जब n बहुत ज्यादा बड़ा होने पे आपका जो सैंपल पैरामीटर है वो पॉपुलेशन पैरामीटर को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, मतलब दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस किसी बहुत छोटे नंबर से भी छोटा होगा। मतलब ऐसा होता है यार, थीटा हैट जो है ना n इंफिनिटी पे थीटा को अप्रोच कर देता है, तो अगर ये इसको अप्रोच कर देता है, ठीक है, तो इट मींस इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। मतलब अप्रोचेस टू जीरो मींस एग्जैक्टली जीरो नहीं, बट अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है, एप्सिलॉन एक बहुत छोटा नंबर है, मतलब आपकी कल्पना से भी बहुत छोटा नंबर, जीरो नहीं है बट बहुत छोटा नंबर है। तो छोटे नंबर से भी इसकी जो इन दोनों के डिफरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो छोटी होगी, ठीक है। ये जो डिफरेंस आएगा इस छोटे नंबर से भी छोटा होगा, वो श्योर शॉट होगा इन केस ऑफ कंसिस्टेंसी, ओके। तो श्योर शॉट का बेसिक मतलब क्या हो गया, 1 होगा। ये ध्यान रखना प्लीज, कंसिस्टेंसी में भूलना मत, बहुत डिटेलिंग नहीं है, इसे हम लोग पी लिमिट भी कहते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी लिमिट वर्ड भी हम इसके कॉरेस्पॉन्ड यूज करते हैं। तो जब भी n के बहुत बड़ा होने पे, जब भी n के बहुत बड़ा होने पे कोई भी सैंपल पैरामीटर या कोई भी नंबर कोई भी पैरामीटर किसी दूसरे पैरामीटर को अप्रोच करता हुआ नजर आता है n के बहुत बड़ा होने पे, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, जिसको पी लिमिट कहते हैं, कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ना के बराबर रह जाएगा। मतलब ना के बराबर मतलब उनके ना के बराबर का डिफरेंस किसी ना के बराबर के डिफरेंस से भी छोटा होगा, वो श्योर शॉट होगा, विच इज 1, ओके। बट इसमें ऑप्शन बड़े अच्छे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी बीटा हैट माइनस बीटा इज लेस देन ई, हमने तो इक्वल टू 1 पढ़ा है। अच्छा, इक्वल टू 0 नहीं होता, ये हटा दो, ठीक है। अब बाकी जो दो ऑप्शंस हैं उन दोनों ऑप्शंस को कह रहे हैं विच वन इज दी ट्रू। बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। सी ऑप्शन पे आ जाओ, बीटा हैट माइनस बीटा इज लेस देन इज इक्वल टू डेल्टा, इक्वल टू डेल्टा नहीं, डेल्टा और ई बहुत छोटे नंबर है, तो ये जो लिमिट है तो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होती है, बट ये तो बहुत छोटा नंबर, फाइन, ये भी पॉसिबल नहीं है, ओके। इधर आ जाओ, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 प्लस समथिंग है। अब एक से बड़ी प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा कोई ना कोई नंबर, तो डेल्टा इज अगेन अ वेरी स्मॉल नंबर, चाहे 0.000000001 हो जाए, बट अगेन ये प्रोबेबिलिटी तो एक से बड़ी हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। व्हेन इट कम्स टू द ए ऑप्शन, मैं ये ऑप्शन आपको आराम से लिख के बताता हूं। आपको ए ऑप्शन के लिए बोला है ऐसे बेटा, प्रोबेबिलिटी बीटा हैट माइनस में बीटा लेस देन ई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट हैपन 1 माइनस डेल्टा, 1 माइनस डेल्टा जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, ओके। तो क्या है, डेल्टा बहुत छोटा नंबर है, हमने तो देखा ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता है, बट डेल्टा बहुत छोटा नंबर है, ओके। तो मान लो अगर डेल्टा बहुत छोटा नंबर है 1, तो उसको इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.9999999999, तो ये प्रोबेबिलिटी 0.99999 से बड़ी हो जाएगी। मुझे ये प्रोबेबिलिटी पता है एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होती है, तो अगर ये 0.99999 से बड़ी हो जाएगी तो वो 1 को अप्रोच करती हुई नजर आएगी, ये नंबर भी तो 1 को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ओके। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ठीक है। किसी भी किताब में ये ऑप्शन नहीं है, जब भी समझाया जाता है कंसिस्टेंसी तो इक्वल टू 1 लेके चला जाता है। अब किसी ने स्मार्ट तरीके से करा होगा तो उसका ठीक हो गया, बट मुझे लगता है बहुत कम बच्चों का ठीक हुआ होगा,
क्योंकि बहुत कम बच्चे ये पढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13, पावर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, यानी पावर ऑफ टेस्ट बेसिकली अगर आपको पता हो क्या होता है। ओके, पावर ऑफ टेस्ट होता है 1 माइनस बीटा, इफ यू रिमेंबर, एंड बीटा मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस या नॉट रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। ठीक है, एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स या नॉट रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। सो 1 माइनस रिजेक्टिंग तो नहीं है, नॉट रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू और व्हेन इट इज फॉल्स एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ओके फाइन। कहां तक हो चुके हैं? 13। 14 पे आते हैं। देखिए 14 भी प्यारा सवाल है, इकोनोमेट्रिक्स काफी बच्चे छोड़ देते हैं, बट देखिए उससे कनेक्टेड सवाल है वाला। क्या कह रहा है? इफ y इक्वल टू l की पावर अल्फा k की पावर बीटा इज द कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन विद टू फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल, देन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एग्जिबिटेड बाय द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी टेस्टेड यूजिंग। ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के लिए जो ये आपके पास डिग्री है इक्वल टू 1 होनी चाहिए गाइस। एच नॉट में टेस्टिंग करनी है, तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए एक तो हम टी मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें हम वो अल्फा हैट प्लस बीटा हैट माइनस में अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में स्टैंडर्ड एरर ऑफ अल्फा हैट प्लस बीटा हैट यूज कर सकते हैं। और एक इसके लिए हम लोग रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर मेथड वगैरह भी यूज करते हैं, जिसको हम एफ टेस्ट के थ्रू करते हैं। तो देयर आर 2 ऑप्शन, बोथ टी एंड एफ टी स्टैटिस्टिक्स। ओके, इकोनोमेट्रिक्स में मैंने पढ़ाया भी है काफी बच्चों को। आगे बढ़ते हैं जी 14 के बाद। ओके, 14 के बाद आते हैं अब हम 15 पे। 14 तक तो आई बिलीव सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। 15 देखिए। सो 15 अगर मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली थोड़ा सा बताऊं तो आपको ये कह रहा है कि जो y बार है वो yi के काफी क्लोज है। अच्छा जी, तो अगर ये y हैट की लाइन जा रही है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू और ये y बार है, तो जितने भी y है ना, एक्चुअल y बार है, वो सब इसके आसपास है। किसके आसपास है? इसके आसपास है, y बार के आसपास है। लेट अस सपोज कुछ इस तरीके से। इट मींस आर स्क्वायर का जो एक जनरल फॉर्मूला होता है आपके पास, वो 1 माइनस आर एस एस अपॉन में टी एस एस होता है। ठीक है, और एक्चुअल वाई आई जो है बेसिकली वो वाई आई कैप से काफी दूर है। जो ये हरे डॉट लगाए हैं एक्चुअल वाई है, मान लो लेट अस सपोज, वो वाई आई कैप से बहुत दूर है, बट वाई बार के बहुत पास है। तो आर एस एस आपको पता है बेटा, समीशन वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर, और ये होता है समीशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो अगर वाई बार वाई आई के बहुत ज्यादा पास है, ठीक है, और वाई आई हैट वाई आई से काफी दूर है, तो ये न्यूमरेटर वाली टर्म है जो आर एस एस है वो बड़ा नजर आएगा टी एस एस से। यही तो बोल रहे, जितने भी वाई आई हैं वो वाई बार के पास हैं, तो टी एस एस में वाई आई माइनस वाई बार आते हैं, वो छोटे हो जाएंगे। और जितने भी वाई आई जो वाई आई हैट से अगर कंपेयर करने जाएं, तो वाई बार के मुकाबले वाई आई हैट से दूर है, तो इट मींस आर एस एस टी एस एस से बड़ा नजर आएगा। तो जब आर एस एस टी एस एस से बड़ा नजर आएगा, तो ये ओवरऑल टर्मिनोलॉजी 1 से बड़ी हो जाएगी, और 1 माइनस 1 से बड़ी इज आर स्क्वायर नेगेटिव। तो यहां एग्जामिनर अच्छा खेल गया आप लोगों के साथ। हाँ, तो ऐसे भी नहीं बोल सकते, बहुत ही हल्के सवाल हैं, तो जिसने इकोनोमेट्रिक्स थोड़ी ठीक ठाक पढ़ी हो वो आंसर कर पाया हो। चलिए अब सेक्शन बी में 16, 17, 18, 19, 20 ये सब थोड़े से माइक्रो मैक्रो टाइप सवाल हैं, तो मेरे ख्याल से ये डुएबल भी हैं, आप लोग कर सकते हो। 24, 25, 26, इवन 27, 28, 29 एंड 29 हमारा है नहीं, 29 हमारा नहीं, 30। चलिए अब हम सेक्शन सी बी की तरफ मूव करते हैं, प्लीज देखिए। चलिए गाइस सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है जी? सेक्शन बी में शुरुआत हमारे पार्ट से ही हो रही है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर 1 है, देन आर बार स्क्वायर 1 होगा। ये तो वैसे एकदम सच्ची बात है। आर बार स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, आर बार स्क्वायर इज 1 माइनस आर स्क्वायर एन माइनस। तो अगर आर स्क्वायर 1 है तो ये 0, तो आर स्क्वायर 1 है। पहला ऑप्शन ठीक है, बाकी इज और आर वाला केस नहीं है। आर स्क्वायर 0 देन आर बार स्क्वायर कैन बी नेगेटिव,
श्योरली नेगेटिव होता है। आर स्क्वायर एंड 1 देन आर बार स्क्वायर, नहीं तो ये तो हो नहीं सकता। आर स्क्वायर इज 0 देन आर, ये भी नहीं हो सकता। हटाओ सबको, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द अजम्पशन ऑफ, ये बड़ी अच्छी बात है IIT जैम वाले, एक से ज्यादा ऑप्शन वाली बात आ चुकी है। वेरिएंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ग्रेटर देन द वेरिएंस ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स है, ये तो CLRM की कोई अजम्पशन ही नहीं होती, तो पहला तो खत्म है। मॉडल इज लीनियर इन बोथ पैरामीटर्स एंड वेरिएबल, LIP होना जरूरी है, LIV होना जरूरी है, तो ये दोनों तो गलत है और गलत ही पूछा है, कुछ नहीं है। कोवेरियंस ऑफ y है म्यू i 0, कोवेरियंस ऑफ x है म्यू i 0 होता है, ये भी गलत है, ये ठीक है, तो A B C ऑप्शन होगा। ओके चलिए यार आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 33 पे 33, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये तो सही बात है, अर्थमेटिक मीन जो है बड़ा ही होता है ज्योमेट्रिक मीन से पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। आप चाहो तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हो और डिफरेंट होनी चाहिए, सारी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज बिटवीन -1 to 1 होता है, बी ऑप्शन गलत है। एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट ऑफ -इंफिनिटी से इंफिनिटी ऑन द रियल लाइन इज 0, ये कुछ बच्चे ठीक कर आ गए होंगे। एक बात बताओ, पता है कोई भी मिड पॉइंट अगर होता है ना किसी का, जैसे मतलब कोई भी मिड पॉइंट होगा, अगर एक नंबर जो C है मान लो A और B का मिड पॉइंट है, तो A + B/2 = C आना चाहिए, फेयर इनफ। तो अगर मैं बोल रहा हूं 0 -इंफिनिटी से इंफिनिटी का मिड पॉइंट है, तो -इंफिनिटी + इंफिनिटी/2 क्या 0 आता है भाई? ये दोनों सेम थोड़ी हैं, वैसे भी इंफिनिटी और -इंफिनिटी रियल नंबर्स थोड़ी, हमें पता ही नहीं वो क्या है। रियल नंबर्स -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच के नंबर्स होते हैं, -इंफिनिटी नहीं होते। चलिए जी आगे बढ़े। डी पार्ट, डोमेन ऑफ द रैंडम वेरिएबल फॉलोज chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 इज 0 से इंफिनिटी। वैसे ना ये कुछ हद तक ठीक भी है, बट इन्होंने इसको भी ले रखा है क्योंकि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 0 से इंफिनिटी होती है उसकी जो डोमेन होती है, तो आप डी को गलत में डाल सकते हो। ठीक है, श्योर शॉर्ट नहीं है कि सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ऐसा ही होगा, किसी में भी हो सकता है। 34 मेरा नहीं है, 35 मेरा नहीं है, 36 मेरा नहीं है, 37 भी मेरा नहीं है, 38 भी मेरा नहीं है, 39 एंड 40, तो ये वाला सेक्शन भी खत्म हो चुका है। अब मैं जा रहा हूं सेक्शन C पे, देखिए प्लीज। चलिए गाइस अगले सेक्शन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पहला ही सवाल हमारा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड। बच्चों मैं कोरिलेशन रिग्रेशन अपने स्टूडेंट्स को हमेशा अच्छा खासा कराता हूं, आप चाहो तो जो स्टूडेंट हमसे गाइडेंस ले रहे हैं, एंट्रेंस की कोचिंग लेते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, बिकॉज मुझे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है सारे के सारे। चाहे CUET में भी हर बार इसका सवाल आया हुआ है, जैम में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है और ISI में भी आते हैं। तो समीशन xi 280 है, yi इतना है, xi स्क्वायर इतना है, yi स्क्वायर इतना है, n आपको 100 दे रखा है और समीशन xi y आपको इतना दे रखा है। ठीक है, सो तो बेसिकली मैंने डेटा लिख दिया है, अगर कुछ मिस्टेक तो मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। 117 438, ठीक है। तो कोरिलेशन का जो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हो, दैट फॉर्मूला वुड बी समीशन xi yi गिवन है, तो एक फॉर्मूला इसका इस तरीके से होता है, समीशन xi yi, ठीक है, माइनस में nx या एक फॉर्मूला इसका ऐसा यूज करते हैं, कोवेरियंस ऑफ xi yi अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इस तरीके से हम यूज करते हैं। यहाँ पे स्मॉल xi yi डेविएशन नहीं है बेटा, ठीक है। और अगर तुम n या n-1 कुछ भी यूज करके चलते हो तो कोवेरियंस का एक फॉर्मूला ये भी होता है, समीशन xi yi माइनस में nx बार y बार अपॉन में n, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला समीशन xi स्क्वायर माइनस में nx बार स्क्वायर अपॉन में n एंड समीशन yi स्क्वायर माइनस में ny बार स्क्वायर अपॉन में n। तो n से तो n कट जाएगा, तो बेसिकली फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, समीशन xi yi माइनस में n x बार y बार अपॉन में समीशन एक सेकेंड गाइस, अलग अलग लिख देता हूं, समीशन xi स्क्वायर माइनस nx बार स्क्वायर एंड समीशन yi स्क्वायर माइनस ny बार स्क्वायर। यहां पर जो n है वो आपको 100 गिवन है, आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन में। और x बार आप कैसे निकाल सकते हो, इसको 100 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 2.8 और y बार इसको 100 से डिवाइड करोगे 60 है, ये देखो 60/100 कटेगा तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है।
बाकी यू हैव ऑल दी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। ओवरऑल आंसर जो आंसर की में इसका आंसर आया था आई बिलीव 0.75 आया था। आप प्लीज एक बार चेक कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करके। ओके, कैलसी तो से तो नहीं होगा, बट अब जो कंप्यूटर पे एग्जाम दे दोगे वहां पर उस लेवल का कैलकुलेटर अवेलेबल होता है ताकि आप इसको सॉल्व कर पाए। ओके, सो 41 इज डन। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अब 42 पे। देखिए प्लीज, चलिए गाइस 42 देखिए, आसान सवाल है यार, ये तो कोई 12वीं क्लास का बच्चा भी कर पाएगा। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ फुल पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हर्ट एंड अ डायमंड। तो दोनों 13-13 होते हैं। सो 13C1 अपॉन में 52C2 सॉल्व कर लेना। शायद 0.127 समथिंग इसका आंसर आएगा। तो 0.12 या 0.13 जिस बच्चे ने जो लिखा होगा वो करेक्ट माना गया। आगे बढ़ते हैं यार। 43 हमारे टाइप का नहीं है, 43 है हमारे टाइप का मुझे लग रहा है, बट क्वांटिटी दे रखी है द प्राइस P1 दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइज। वैसे तो हाँ, इसे मैथ्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और ये मेरी बुक में भी है बच्चों, ग्रेजुएशन की बुक में भी है क्वेश्चन सेम ये वाला। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप लोग इसे करेंगे खुद। अ मोनोपोलिस प्रोड्यूस 2 कमोडिटीज 1 and 2, एवरेज कॉस्ट आपको ये गिवन है, P1 P2 इधर रखा है। P1 commodity 1 at which the monopolist total profit is maximized। ओके, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? जो रेवेन्यू आएगी 2 से माइनस में कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट भी अलग अलग से आएगी। तो रेवेन्यू अगर बोलूं तो P1 इंटू में X1, P2 इंटू में X2 और C1। एवरेज कॉस्ट अगर 2.5 दे रखा है X1 के लिए, तो टोटल कॉस्ट उसकी क्या हो जाएगी? 2.5 X1 हो जाएगी, है ना। जैसे एवरेज कॉस्ट हो गया ना C बाय X1, तो ये 2.5 दे रखा है, तो कॉस्ट ये आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3X2। ओके, व्हाट यू कैन डू, यू हैव द वैल्यूज ऑफ X1 and X2 हियर। तो आप X1 और X2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे गाइस, आपके पास पूरा का पूरा प्रॉफिट फंक्शन ऑफ P1 P2 आ जाएगा। फिर इसे पार्शियल डेरिवेटिव्स आप सॉल्व करेंगे, आप डेल पाई बाय डेल P1 निकालेंगे, जीरो इक्वेट करेंगे। आप डेल पाई बाय डेल P2 निकालेंगे, जीरो इक्वेट करेंगे। 2 समीकरण आ जाएंगे आपके पास। समीकरण का मतलब इक्वेशन होता है, उन्हें सॉल्व करेंगे P1 P2 के लिए, यू विल बी गेटिंग दी P1 वैल्यू फ्रॉम देयर। करना प्लीज खुद। ओके, चलिए, जो भी YouTube से इसे करेगा मेरे साथ अपना सोल्यूशन पर्सनली शेयर कीजिए, तो मुझे पता लगेगा वाकई में काफी बच्चे सीरियस थे जो उसको देख रहे थे इस वीडियो को। 44 हमारे टाइप का नहीं है। 45 बहुत आसान है, बट हाँ कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। कह रहे हैं फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स इन सक्सेशन, 3 बार ये कॉइन को उछाला गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टॉस रिजल्ट इन हेड। पहले 2 टॉसेस पे हेड आएगा। ओके, यानी पहली बारी भी हेड आया, दूसरी बारी भी हेड आया, और तीसरी बारी हेड भी आ सकता है, प्लस पहली बारी हेड आया, दूसरी बारी हेड आया, तीसरी बारी टेल भी आ सकता है। तो 1/8 जमा में 1/8 बटे में 2/8 1/4 बराबर में 0.25। ओके, चलो 46 47 48 49 50 नहीं, हमारे नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन सी पे। प्लीज देखिए। ओके गाइस, चलिए जी 51 to 60 में हमारे क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं। पहला कह रहा था वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव y इक्वल टू एक्स ई की पावर x एट x इक्वल टू 1। चलिए करते हैं 51। y इज इक्वल टू x ई की पावर x एट x इक्वल टू 1 मुझे डिफरेंशिएशन करना है। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इट्स बेटर टू टेक लॉग बोथ साइड। तो बेटा अगर आप लॉग लोगे सो ये log y आएगा, e की पावर x आगे आ गया, log x बच जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो दिस विल बिकम 1/y dy by dx एंड दिस इज ex log x का 1/x प्लस में log x ex का ex हो जाएगा। dy by dx की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी y e की पावर x by x प्लस में log x e की पावर x। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 डालेंगे। अच्छा 1 डालेंगे यहाँ पे 1 1, तो 1 की पावर कुछ भी 1 होता है तो y तो 1 हो जाएगा। यहां 1 डालेंगे e 1, यहां log 1 0 होता है गाइस, तो ओनली e विल बी द आंसर। 2.72 वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, वो आप आंसर में लिख सकते हो। ओके, तो 51 के बाद आते हैं 52। ये भी मैं अपने स्टूडेंट्स को कराता हूं हमेशा, मैथमेटिक्स और फाइनेंस के नाम से टॉपिक है। कह रहा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुअल कैश फ्लोज 250 डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ दिस। अब परपेचुटी का जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है जैसे अगर आपके कुछ कैश फ्लो जा रहे हैं x x x
इनफाइनेटली और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है इसका x अपॉन में i। तो i x है 250 और i है 10%, तो ये 2500 आ जाएगा, जिसने इसको नहीं पढ़ा। इसीलिए जब भी मैं प्रिपरेशन कराता हूँ ना गाइज, तो मैं कोई भी टॉपिक नहीं सोचता, मतलब छोड़ता, सॉरी नॉट सोचता, छोड़ता। क्योंकि क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर ये तो ISI में नहीं आएगा, ये तो CUT में नहीं आएगा, तो मैं नहीं करूंगा। सब करो, जो बुक में है सब करो, कुछ नहीं पता क्या आ जाए। सबका सिलेबस चाहे CUT हो, जैम का हो या ISI का हो, मोर और लेस सेम ही है। तो आप कुछ भी छोड़ के जाओगे तो पछताओगे। ओके, चलिए 51 हो गया, 52 हो गया, 53, 54 देखो। अनुभव फेसेस अ मल्टीपल चॉइस, अनुभव हाँ फेसेस अ मल्टीपल चॉइस विथ 4 ऑल्टरनेटिव वेयर ओनली one is the right choice. There is no negative marks for making a wrong choice. Also assume probability he knows the answer is this. The probability of making a correct choice 0.258 does not know the answer. He got a full marks in the question. जब आंसर ठीक होगा तभी होगा, probability he knows the answer. बच्चों बहुत करा होगा बेस थ्योरम में आप लोगों ने, बहुत करा होगा बेस थ्योरम में आप लोगों ने। तो किस तरीके से कर सकते हैं इसको प्रोसीड, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास, ये 54 में सबसे पहले लेट E1 E2 एंड A be the, let us suppose event defined as follows. So E1 मैंने ले लिया, knows the answer, ठीक है। E2 ले लिया, do not know the answer, और A ले लिया, answer is correct. Okay, so probability he knows the answer is 0.5, probability he do not know the answer is again 0.5, probability he knows the answer, sorry answer is correct given that he knows the answer, ये तो श्योर शॉर्ट वन होगी। probability he knows answer is correct given that he do not know the answer, वो तुम्हें 0.25 दे रखा है। तुम्हें निकालना है probability even given A, ये निकालना है ना गाइस कि पूरे मार्क्स आए उसके और he knows the answer। तो क्या होगा, this into this 0.5 into 1, 0.5 into 1 plus 0.5 into 0.25, सॉल्व करोगे तो माइट भी 0.8 आ जाएगा आंसर, आप चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बट अभी बचे नॉट थैंक यू सो मच। 54 हो गया यार, 55। अब 55 में भी जिस बच्चे ने डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करे होंगे, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की छोटी छोटी वीडियोस भी अपने चैनल पे डाली हुई है। यू आर टॉसिंग अ फेयर कॉइन रेपिटेडली अंटिल अ हेड अपीयर, जब तक हेड नहीं आता उछालते जाओ। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस फॉर हेड, तो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, अगर आप सबको बताओ तो 1/p होता है। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो इसका आंसर 2 हो गया। देखो कितनी जल्दी हो गया। अब तुम केस बनाओगे, मान लो एक्सपेक्टेशन के लिए पहले प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाओगे, फिर एक्सपेक्टेशन निकालोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कोई ग्रेजुएशन का पेपर थोड़ी दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव वाला सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलिए आप लिख सकते हो, इट फॉलोज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेशन इन ज्योमेट्रिक वुड बी 1/p। 55 हो गया, 56, 57 नहीं है हमारे टाइप का, 58, 59 लास्ट क्वेश्चन है हमारे टाइप का, बट वो भी बहुत आसान आ गया गाइस। मैट्रिक्स दे रखी है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A5 निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A5 को हम लोग एक मतलब बेसिकली A के डिटर्मिनेंट की पावर 5 से भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें A का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, -12 माइनस +12 0 आ रहा है, तो यहाँ 0 की पावर 5 0 हो जाएगा, खत्म। ओके, तो मेरी तरफ से जैम का पेपर डन है। वैसे बहुत गलत बात है, तुम लोगों का काम निकल जाता है और तुम लोग निकल जाते हो। प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट, प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपको सोल्यूशन कैसा लगा। प्लीज, बाय बाय।